हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सब लोगों का हालचाल ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक जैसे हमने लिख रखा है, क्लास 11 केमिस्ट्री, एक्सरसाइज 2, चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लास 11 केमिस्ट्री, एक्सरसाइज 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले जान लेते हैं एटम के बारे में। सबसे पहले एटम के बारे में जानते हैं। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट particle, or you can say unit of chemical elements. Atom is the smallest particle, या इसको यूनिट भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। केमिकल एलिमेंट्स जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ सोडियम, एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, या एलिमेंट्स ऑफ गोल्ड, एलिमेंट्स ऑफ अल्युमिनियम, या एलिमेंट्स ऑफ सिल्वर etc। तो ये एलिमेंट्स, जैसे सोडियम एलिमेंट्स है तो सोडियम के ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। सोडियम एलिमेंट्स सोडियम के छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। या गोल्ड जो है वो गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। जैसे मान लीजिए कि ये गोल्ड का रॉड है, तो ये गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। और वैसा छोटा पार्टिकल जो आगे फर्दर डिविजिबल ना हो सके। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स which is indivisible, जिसको फर्दर आगे छोटा ना किया जा सके। और इसको हम कह सकते हैं अनकटेबल, जिसको आगे फर्दर काट के छोटा ना किया जा सके, दैट इज द एटम। तो इसका सबसे छोटा पार्टिकल जिसको फर्दर आगे छोटा ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एटम। So atom is the smallest particle of chemical elements which is indivisible or which is uncuttable। तो यानी कि फर्दर उसको आगे उसको छोटा ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एटम। जैसे कि बिल्डिंग बनाने में ब्रिक की जरूरत पड़ती है। ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिल्डिंग। ब्रिक को यदि हम तोड़ देंगे तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उसी तरह से केमिकल एलिमेंट्स में एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो इनडिविजिबल है, जो आगे फर्दर उसको डिवीजन नहीं किया जा सके, उसको आगे फर्दर छोटा नहीं किया जा सकता, दैट इज द एटम। लेकिन ये जो कंसेप्ट था कि एटम इज इनडिविजिबल, अनकटेबल, ये कंसेप्ट 20th सेंचुरी आते आते इनवैलिड हो गया। क्योंकि 20th सेंचुरी आते आते ये पाया गया कि बट अप टू 20th सेंचुरी it was found that atom contains
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. But up to 20th century, it was found that atom contains proton, electron and neutron. And which is divisible. जो इनडिविजिबल था पहले वो डिविजिबल हुआ. देन ये पता लगा कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है. इससे पहले ये पता था कि एटम इंडिविजिबल है, यानी एटम को और आगे फर्दर छोटा नहीं किया जा सकता. लेकिन 20th सेंचुरी आते आते पता चला कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी होता है. एंड प्रोटॉन, electron and neutron are called fundamental units, या इसको सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, या इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं. देन सो particles, then charge and mass. Mass means weight, वजन. तो particles is इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर पाया गया, एंड इस पे जो चार्ज होता है 1 माइनस चार्ज होता है, और इसका मास होता है about 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. देन दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन. प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1 प्लस, और इसका मास होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Then third particle है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के ही बराबर होता है, दैट इज 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया गया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है या 1 माइनस होता है, उसका मास 9.1 into 10 पर -31 kg होता है. दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन जो एटम में मिला, उस पे चार्ज 1 प्लस है और उसका मास 1.67 into 10 पर -27 kg. तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है और उसका मास होता है 1.67 into 10 to the power -27 kg. मास मीन्स वजन, माने इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का वजन, या प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का वजन, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज न्यूट्रॉन का वजन. And mass of electron to mass of
प्रोटोन इज इक्वल टू 1/1836. Mass of electron to mass of proton equal 1/1836. यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में 1836 टाइम्स का डिफरेंस होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास या न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए किसी भी कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं किया जाता है। किसी भी कैलकुलेशन में या न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं किया जाता है। दिन देखते हैं कि एटम में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे एस्टेब्लिश होते हैं, कैसे रहते हैं। दिस इज एटम। मान लीजिए कि एटम है और इस एटम के बीच में दिस पॉइंट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये पूरा एटम है और इस एटम के बीच में जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर में बीच में यानी कि न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होता है और उस फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। और दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक यूनिट ऑफ एटम। अब इसका यदि हम साइज की बात करें कि न्यूक्लियस का साइज एटम के पूरे कंप्लीट साइज के तुलना में कैसा होता है या कितना होता है, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस टू size of atom is equal to a cricket ball to a circular field having radius 5 kilometer. Size of nucleus to size of atom is equal to a cricket ball to a circular field having radius 5 kilometer. यदि मैं एक न्यूक्लियस को कहूं कि न्यूक्लियस एक क्रिकेट बॉल की तरह है, तो जो आउटर सरकमफेरेंस ऑफ एटम है वो उस फील्ड की तरह है जिसका रेडियस 5 किलोमीटर है। यानी कि यदि न्यूक्लियस है और इसको मैं कहूं कि रेडियस है, तो दिस रेडियस इज 5
किलोमीटर। सो हम कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ एटम है वो न्यूक्लियस की तुलना में काफी बड़ा है, यानी न्यूक्लियस का साइज एटम की तुलना में काफी छोटा है। न्यूक्लियस का साइज एटम की तुलना में काफी छोटा है, और दूसरे शब्दों में कहें तो एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से काफी बड़ा है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन, जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल का थ्योरी दिया था, और उनके अकॉर्डिंग जो एटम है as per Thomson model of atom is like पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी सरफेस, और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हमने नेगेटिव चार्ज से दिखा रखा है, और इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। द एटम्स इज लाइक पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड ऑन द सरफेस, and charge of positive and नेगेटिव को आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, आर equal to keep the atom neutral। जे थॉमसन का कहना था कि एटम एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी सरफेस की तरह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होता है, यानी इसके बीच इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ होता है, और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज इक्वल होते हैं, सो दैट कि एटम्स का ओवरऑल चार्ज जीरो हो, यानी एटम न्यूट्रल हो। दिस इज द थ्योरी ऑफ जे थॉमसन ऑफ एटम। तो क्लियर है कि जे थॉमसन ने ये बोला कि ये एटम्स एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक सरफेस की तरह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होता है, और दोनों चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बोथ आर इक्वल, सो दैट कि एटम्स बिकम न्यूट्रल। आगे बढ़ते हैं।
Rutherford model, या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. सो रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक मेटल का फॉयल लिया, जैसे गोल्ड फॉयल having thickness of 100 नैनोमीटर, जिसका थिकनेस 100 नैनोमीटर था, और उसने एक सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट कराया. अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होता है. अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो उन्होंने देखा कि कुछ जो इसके रेज हैं, अल्फा पार्टिकल्स के रेज हैं, वो सीधे निकल जाते हैं. कुछ अल्फा पार्टिकल्स के रेज सीधे निकल जाते हैं, कुछ रेज थोड़ी डिफ्लेक्शन होके वापस मुड़ जाता है. और कुछ रेज 180 डिग्री पे वापस आ जाता है. अल्फा पार्टिकल से कुछ काफी सारा रेज, यानी कि जो रेज बाहर निकलता है, आप कह सकते हो कि 99% अल्फा पार्टिकल का रेज सीधे बाहर निकल जाता है. बहुत थोड़ा सा रेज स्लाइट एंगल डिफ्लेक्शन होके रिटर्न होता है, और बहुत माइन्यूट और माइन्यूट क्वांटिटी में जो रेज है वो 180 पे ही रिटर्न हो जाता है. तो उन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट देखने के बाद न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया और कंक्लूड किया कि atom has nucleus with positive charge. With positive charge particles. क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज है और 180 पे या सम डिफ्लेक्शन ऑफ एंगल्स पे जो कुछ रिटर्न होके आ रहा है, इट मीन्स कि ड्यू टू रिपल्सन वापस होके आ रहा है. अल्फा पार्टिकल चूंकि पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज एज ए प्रोटॉन है, तो वो उसको रिपेल करके उसको रिटर्न कर दे रहा है. जो 180 पे रिटर्न होके या स्लाइटली एंगल डिफ्लेक्शन होके रिटर्न हो जाता है. दूसरा उन्होंने थ्योरी दिया कि lot of space in atom is empty, क्योंकि 99.9% रेज सीधा फॉयल से बाहर निकल गया. 99.9% अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज फॉयल से बाहर निकल गया. दैट इंडिकेट्स दैट कि ये खाली होगा, उसको खाली रास्ता मिला होगा, इसलिए वो बाहर चला गया. तो उनका दूसरा थ्योरी था कि लॉट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी.
थर्ड थ्योरी था इलेक्ट्रॉन्स revolve in fixed orbit around the nucleus like planetary system. Electrons revolve in fixed orbit around the nucleus like planetary system. जैसे कि sun is nucleus and electrons are planets. जैसे कि सन की चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में। तो ये कुछ रदरफोर्ड के एटम्स के बारे में थ्योरी थी जो उन्होंने मेटल फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करा के फाइंड किया था। इसको मिटा देते हैं। एटॉमिक number and mass number. Atomic number and mass number. तो यदि इसको हम एटम बोले तो ये हुआ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड करता है। ये एक एटम है जिसके बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। तो हमें एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में जानना है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में जानना है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर is equal to number of protons in the nucleus. Atomic number is equal to number of protons in the nucleus. और दूसरे in other way we can say and number of
electrons is equal to number of protons in न्यूट्रल एटम। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इक्वल होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में जितना होगा वहीं उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना होगा वहीं उसका एटॉमिक नंबर होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है यदि एटम न्यूट्रल होगा, यानी एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और दोनों इक्वल होकर दोनों चार्ज कैंसिल कर देते हैं, सो एटम बिकम्स न्यूट्रल। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। यदि न्यूट्रल एटम होगा तभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना न्यूक्लियस में होगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। Then mass number. Mass number is sum of number of protons and number of neutrons in the न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ देंगे दैट इज कॉल्ड मास नंबर। सो मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से जोड़ देंगे, जो रिजल्ट आएगा दैट इज द मास नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना होगा उसको कहेंगे एटॉमिक नंबर। Symbol of atomic number and mass number। उसको कैसे मास नंबर और एटॉमिक नंबर को कैसे पहचानेंगे किसी भी एलिमेंट पे। सपोज मान लीजिए कि x कोई एलिमेंट है, मान लीजिए कि x कोई एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से दर्शाते हैं, और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, या मास नंबर को A से दिखाते हैं। Z इज द एटॉमिक नंबर एंड A इज द मास नंबर। Z जो एलिमेंट के लेफ्ट साइड में सब स्क्रिप्ट में जो Z लिखा होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और एलिमेंट के सुपर स्क्रिप्ट में जो ए लिखा हुआ है दैट इज इंडिकेटिंग द मास नंबर। तो इस तरह से हम सिंबॉलिक फॉर्म में एटॉमिक नंबर और मास नंबर को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो एटॉमिक नंबर हम यहाँ लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में, और इसका मास नंबर होता है 23, तो 23 यहाँ लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट में। या क्लोरीन एक एलिमेंट है, जिसका सिंबल Cl होता है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है
17 जो यहाँ सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे और सुपर स्क्रिप्ट लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और इसका जो मास नंबर होता है 35। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन का। कार्बन का सिंबल सी होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 जो सब स्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और राइट साइड में इसका मास नंबर लिखेंगे, और मास नंबर इसका होता है 12 जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 7 जो सब स्क्रिप्ट में यहाँ लिखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 जो सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे, और मास नंबर होता है इसका 14 जो सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सिंबल होता है वो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 जो सब स्क्रिप्ट लेफ्ट साइड में यहाँ लिखेंगे, और इसका एटॉमिक या मास नंबर लेफ्ट साइड में सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ लिखेंगे, और वो होता है 16 ऐसे। तो इस तरह से हम सिंबॉलिक फॉर्म में एटॉमिक नंबर और मास नंबर को दिखाते हैं। इस तरह से जो हमने अभी एज फॉर एग्जांपल लेके सोडियम, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का जो हमने लिख के दिखाया है, तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर को जो लेफ्ट साइड में जो सब स्क्रिप्ट लिखा है दैट इज एटॉमिक नंबर, और जो लेफ्ट साइड सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है दैट इज मास नंबर। तो ये क्लियर हो गया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, और उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में किसी भी एलिमेंट में सिंबॉलिक फॉर्म में एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कैसे पहचानेंगे। यदि कुछ एटॉमिक फॉर्म में किसी एलिमेंट को लिखा होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। तो इसमें एक न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन, find out the atomic number, mass number and number of protons electrons and neutrons present in the element. With the notation Cl
17 and 37। तो इसमें फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट विद द नोटेशन, यानी सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है। दिस इज द क्लोरीन एंड सबस्क्रिप्ट द एटॉमिक नंबर जो 17 दिया हुआ है, और सुपरस्क्रिप्ट लेफ्ट साइड में 37, दैट इज द मास नंबर। सो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन, क्लोरीन 17 and 37। एटॉमिक नंबर इक्वल 17। जैसे कि यदि हमने बताया था कि इस तरह से कोई एक्स कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो लिखते हैं दैट इज एटॉमिक नंबर, और यहाँ जो लिखते हैं ए दैट इज मास नंबर। तो यहाँ पे जेड की जगह पे 17 है, दैट इज एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर इक्वल 17 एंड मास नंबर इक्वल मास नंबर इक्वल 37, क्योंकि ए की जगह पे 37 है, दैट इज मास नंबर। सो एटॉमिक नंबर इक्वल 17 एंड मास नंबर इक्वल 37। तो सबसे पहले हमें निकाला था एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। जो मैंने बताया कि जितना एटॉमिक नंबर होता है ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल 17। ओके, देन नेक्स्ट हमें निकालना है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आया है 17, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होगा। और नेक्स्ट निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर दिया हुआ है 37 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 17, तो 37 माइनस 17 दैट इज 20। सो मास नंबर इज 20, क्योंकि मास नंबर ए इक्वल पी प्लस एन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज मास नंबर, और जेड इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो उसके हिसाब से यदि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिला हुआ है, तो मास नंबर में यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पहले से पता है, तो मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर इज 17, मास नंबर इज सुपरस्क्रिप्ट 37 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर हमने निकाल रखा है 17। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है इफ द एटम इज न्यूट्रल। तो उस यहाँ पे चूंकि ऐसा कुछ बात हुई नहीं है, इसका मतलब एटम न्यूट्रल है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज 17। लास्ट है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा, और मास नंबर है 37, उसमें से हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा दिया 17 एंड इस तरह से हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 निकाल लिया। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज की क्लास में हमने ये थोड़ा बेसिक आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा, और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।